हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ एक नई बुक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो है आचार्य प्रशांत की ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी फॉर दोज टायर्ड ऑफ स्वीट लाइज। जो ये बुक किस बारे में है ये पहले मैं बता देता हूँ। आचार्य प्रशांत, जिन लोगों को नहीं पता होगा, ये एक अद्वैत वेदांत फिलॉसफी के या गीता की फ़िलासफ़ी के एक तरीके से प्रचारक हैं। इनका एक फाउंडेशन है अद्वैत वेदांत करके, अद्वैत लाइफ करके शायद। और इनका यूट्यूब चैनल देखिए तो आई थिंक इंडिया में ये सबसे ज़्यादा बड़े यूट्यूब चैनल बन गए थे बीच में, अभी भी हैं या नहीं शायद। और इनको काफ़ी लोग सुनते हैं, इनके गीता के लेसन्स काफ़ी लोग सुनते हैं। और एक तरीके से न्यू एज गुरु हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। इंडिया में काफ़ी गुरु आते जाते रहते हैं, बट कुछ लोग अपनी छाप थोड़ी यूनिक वेज में छोड़ जाते हैं। तो एक जैसे आपको शायद कभी सुना होगा आपने, ओशो, रजनीश, है ना। और इनको कह सकते हैं मॉडर्न ओशो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने ओशो को भी काफ़ी सुना हुआ है। और आचार्य प्रशांत कुछ उन्हीं की बातें को ज़्यादा सिंपलर तरीके से, ज़्यादा नए तरीके से बताते हैं। कुछ इनका अपना खुद का भी माइंड अप्लाई होता है। ये मैं शॉर्ट में पहले इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि सब्जेक्ट मैटर काफ़ी आसान हो जाएगा। इन्होंने IIT IIM किया हुआ है ना, तो काफ़ी एकेडमिकली वेल रेड हैं। आई थिंक UPSC भी क्रैक किया हुआ है। तो फिर अल्टीमेटली ये वेदांत की उसमें चले गए लाइन में। और मैं लाइन क्यों बोल रहा हूँ, मैं उस पर भी बाद में आऊँगा। और क्योंकि ये IIT IIM से हैं और इनका साइंटिफिक माइंडसेट थोड़ा क्लियर है, तो ये इंडिया के या इवन वर्ल्ड वाइड जो सुपरस्टिशंस हैं काफ़ी, उनके बारे में काफ़ी खुल के बोलते हैं। और जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की, जो क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इसके बारे में काफ़ी क्लियरली ये बोलते हैं। आप इनका क्लाइमेट चेंज पे ज़रूर कभी टाइम मिले, जिन्होंने नहीं इनको सुना है कभी, आप उनको सुन सकते हैं। यूट्यूब पे इनके काफ़ी लेक्चर्स अच्छे हैं, बहुत सिंपल भाषा में ये लोगों को समझाते हैं। जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, है ना। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, और एक अल्बीडो इफ़ेक्ट होता है, वो क्या होता है कि बर्फ़ ज़्यादा क्यों पिघल रही है, और एक बार वो शुरू हो गया साइकिल तो वो चलता ही रहता है। तो ये बहुत ही आसान भाषा में आम जनमानुस को एक तरीके से क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूक करते हैं। और उनके बेसिकली उनकी जो कंडीशनिंग है, हर इंसान की जो वो अपनी कंडीशनिंग के साथ बड़ा हुआ है या फिर अभी भी जी रहा है, उसको एग्जामिन करने पे मजबूर करते हैं। तो ये आचार्य प्रशांत का मोटा मोटा इनका पर्पस है, इनका गोल है, इनके चैनल का, इनकी फाउंडेशन का। अब आ जाते हैं इस बुक पे। तो ये बुक जो है ये हार्पर कॉलिंस की है ना, पेपर बैक एडिशन। और ये बुक जो है मोटा मोटा ये 180 चैप्टर्स में है, ठीक है। पेजेस इसके ज़्यादा नहीं है, 300 समथिंग पेजेस हैं। और हर चैप्टर कुछ 1 या 1.5 पेज का है, तो बहुत ही सिंपल लिखा गया है। इसको आप सेल्फ हेल्प बुक कह सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। भले ही इन्होंने शायद इसमें शुरू में मना कर दिया, बट ये सेल्फ हेल्प कह लीजिए या सेल्फ के बारे में या सेल्फ अवेयरनेस बुक आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि इसमें बेसिकली आपको अपने बिलीफ को एग्जामिन करने के अलग अलग थीम्स डिस्कस करते हैं कि क्या आप जानते हो आप क्या हो, और आपके बिलीव्स कहाँ से आते हैं, आप वर्क कैसा करते हो, आपकी जॉब कैसी है, क्या आपका क्लाइमेट के प्रति कोई वो है, ड्यूटी है या नहीं, और सोसाइटी आपसे क्या डिमांड्स रखती है, क्या वो जायज़ हैं या नहीं, और गोल कैसा होना चाहिए लाइफ में, रिलेशनशिप्स कैसी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में, जैसा एक नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक में होता है, इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उन्होंने इसमें दी है। तो मैं जल्दी से आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। तो इनकी जो बुक है वो कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये देखिए। अच्छा, बुक रिव्यू करने से पहले देखिए मैंने ऊपर ही यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं अपने और आपके दोनों के लिए, कि कुछ कैवियाट्स हैं। देखिए डी मैंने लिखा है, मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा बाद में। और फिर मैंने लिखा है डिज़ायर वर्सेस लव। उसके बाद मैंने लिखा है कि आई नो नथिंग, जो आई थिंक है ना, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स कह गए। ये मैंने अपने लिए यूज़ किया है, क्योंकि देखिए ये आचार्य प्रशांत जी हैं, है ना, बहुत ही कई लोगों के नज़रों में सिद्ध पुरुष हैं। और भाई मुझे कैसे पता होगा इनके बारे में या इनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो अब ये बुक अगर मुझे कहीं कहीं मुझे इसके क्रिटिसिजम्स लगे तो वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा, बट आई नो नथिंग ऑल्सो, है ना। तो मैं अपना मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है। और लास्ट में ये मैंने लिखा है AP वर्सेस नंबर्स, AP वर्सेस ऑल, है ना, नंबर्स गेम है। उस पर भी मैं बाद में आपको लास्ट में समझाऊंगा। बट ये कुछ कैवियाट्स हैं जो ये बुक पढ़ते हुए मुझे लगा कि आई थिंक ध्यान में रखने चाहिए।
मैं किसी भी बुक से, पता नहीं ये मेरी ही प्रॉब्लम है शायद, मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ, मतलब फुल्ली इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। एक शक का मीटर चलता रहता है, एनालिसिस का मीटर चलता रहता है। तो आते हैं सेक्शन वाइज, ठीक है। तो सेक्शंस हैं शुरू में। फर्स्ट सेक्शन है द लाई कॉल्ड यू, है ना। तो यह बस आपके बारे में, आप जब कहते हो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं का मतलब क्या है। दूसरा है फियर, द इनर डिक्टेटर, है ना, डर क्या होता है। फिर है हंगर। देखिए हिंदू फिलॉसफी में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, दो चीज़ें ही हमारे एक्शंस को राज करती हैं एक तरीके से रोज़मर्रा के, जो कि हैं भूख और भय, है ना। भूख और भय, तो भूख सिर्फ खाने की नहीं, किसी भी चीज़ की जो डिज़ायर होती है, किसी भी चीज़ की डिज़ायर को एक तरह से हंगर कहते हैं। तो वो मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है और वो इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है ना। नॉलेज भी एक तरीके से आप, कई लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, है ना, और इनटेंजिबल चीज़ें और टेंजिबल दोनों। ऐसे ही फियर भी हर प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये मोटा मोटा इस पे आपका पूरा आप कह सकते हैं हमारा थॉट प्रोसेस चलता है यूजुअली। फिर आते हैं थर्ड पे, ये है फोर्थ सेक्शन, वर्क, विल एंड द राइट फाइट, है ना। तो ये जो प्रैक्टिकल, आप अगर आप जैसे जॉब कर रहे हैं या जॉब करने की सोच रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में है। और ये इसके आगे मैंने नंबर भी लिखा हुआ है 18, है ना। तो ये 18 शॉर्ट एसेज हैं, 18 शॉर्ट चैप्टर्स कह लीजिए इस टॉपिक पे, वर्क पे। तो जो मोस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लाइफ का, उस पे इनके सबसे कम नंबर ऑफ एसेज हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बाकी तो काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें हो गई, रिलेशनशिप्स हो गई, है ना। रिलेशनशिप्स द ग्रेट इल्यूजन, ये भी आपकी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, क्या प्योरली बायोलॉजिकल होती है, या कैसा लाइफ पार्टनर या चुनते हैं आप, है ना, उस पर आपकी लाइफ की क्वालिटी काफ़ी डिपेंड करती है। फिर थॉट, बिलीफ एंड द ट्रैप ऑफ नॉलेज, है ना, ये नॉलेज के बारे में हो गया। एंड सोसाइटी एंड द गेम ऑफ अदर्स, जो मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था। फिर सफरिंग, द गेट टू सिंसियरिटी, और कि सफरिंग में बेसिकली वो कह रहे हैं कि पेन जैसे होता है या दुख होता है, परेशानी आती है लाइफ में, तो उसको वेलकम करना है ना, उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर देना है। और फाइनली द कॉल टू इनर फ्रीडम, ये है। और आई थिंक हाँ, एक और सेक्शन है ट्रूथ, द ओनली अथॉरिटी। तो ये जो टी विद कैपिटल, जो ट्रूथ विद कैपिटल टी है, वो इनके हिसाब से क्या है, क्या होना चाहिए, वो भी थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्कस किया गया। देखिए ये बुक जो है, इसमें कोई फिलॉसफी डिस्कस नहीं हुई है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, बहुत ही सिंपल रखा गया है। और तो कुछ एसेज हैं, मैंने आपको मोटा मोटा सेक्शंस दिखा दिए। कुछ एसेज हैं जो मैं डिटेल में आई थिंक मुझे आपसे डिस्कस करने चाहिए। तो ये देखिए, जैसे पहले सेक्शन पे हम आ जाते हैं। पहला सेक्शन जो था यू के बारे में, है ना, द लाई कॉल्ड यू। तो यू एग्जिस्ट इन देयर आइज़, कि हम जो हैं वो दूसरों की उस पे चलते हैं एक तरीके से, दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है। तो इसमें एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि इंसान जैसे इवॉल्व हुआ है, वी कैन नॉट सी आवर सेल्व्स इनवर्डली। अनफॉर्चुनेटली हमारी आंखें जो हैं वो बाहर को देखने की वजह से इवॉल्व हुई हैं। तो अपने को जानना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, और अपने को हम दूसरों के थ्रू ही यूजुअली नापते हैं। तो ये उस बारे में है, ठीक है। और वाई डू पीपल शो ऑफ, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इससे, है ना, कि हम लोग अपने कार्स डिस्प्ले कर रहे हैं, अपने हाउसेस डिस्प्ले करते हैं, हम हर चीज़ डिस्प्ले करते हैं वैलिडेशन के लिए। तो उसमें मतलब कोई ट्रूथ नहीं है, उसमें कोई इनर आपका कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। एक्सटर्नल बढ़ोतरी हो भी रही हो, इनर बढ़ोतरी इतनी नहीं होती है दिखावा करने से। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो मैं आई थिंक कई लोगों को इधर उधर से पता ही होंगी, सुनी ही होंगी। तो एक और बुक है 101 एसेज विच विल मेक यू थिंक, ऐसा करके कोई बुक है, वो भी कुछ ऐसी ही है। हालांकि उसमें जो कोर है वो गीता नहीं है, इनका जो कोर है आई थिंक वो अद्वैत से आता है, अद्वैत वेदांत की फ़िलासफ़ी से, गीता से। तो थोड़ी कोहेरेंस है, बट कई टॉपिक्स आपको इधर उधर आपने सुने ही होंगे, तो आप शायद शौक ना हो। ये बुक उतनी रेडिकल आई थिंक मुझे नहीं लगी, जो इसमें लिखा है कि ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी की बहुत ही बड़ा कोई सच बता रहे हो, बट फिर भी दीज आर गुड एसेज, है ना, शॉर्ट एसेज। अच्छा, वाई डू पीपल शो ऑफ, ये हो गया। फिर टू नो योर सेल्फ वॉच योर सेल्फ, ये वही चीज़ हो गई, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति हो गए, या बड़े बड़े जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, मिस्टिक्स हैं, जो ये चीज़ कहते हैं कि भाई सिर्फ अपने पे ध्यान दो, कहाँ आपका पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही काफ़ी होता है कई बार आपकी जो माइंड का जो मैस है उसको सॉल्व करने के लिए। आप खुद के एक्शंस को ऑब्जर्व करो, बहुत कुछ पता चलता है ना।
फिर मुझे एक ये है स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ, कि हम मतलब कई चीज़ें जो हैं एक्सटर्नल प्रेशर में आके करते रहते हैं शुरुआत से लेके जॉब तक, फिर शादी तक, फिर बच्चे तक, जैसा जिसने कहा बड़ों ने कहा करते रहे। तो हमारा एक्चुअल ग्रोथ और ये सब कहाँ हुआ है? ये तो हर स्टेज हमारी लाइफ की बोरोड है एक तरीके से, है ना। तो ये इस चीज़ को एक तरीके से कह रहे हैं, हम क्वेश्चन कहाँ कर रहे हैं हमारी लाइफ की जो जर्नी है, एक ही जर्नी है एक तरीके से अगर आप ये मानते हैं, और उसमें भी कितना बाहरी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें वो डिस्कस हुआ है। फिर एक ये बहुत अच्छा इससे लगा, देखिए कितना छोटा है, इसे आधा पेज का बल्कि, स्टीलिंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट। तो इसमें मुझे अच्छा ये लगा था कि देखिए स्टीलिंग फ्रॉम अदर्स इज़ पनिश्ड बाय सोसाइटी, बट जब आप खुद से धोखा करते हैं, खुद से कोई थॉट छुपाते हैं या उसको इग्नोर करते हैं, उसके लिए कोई सज़ा नहीं होती है, मतलब जो हमें विजिबल नहीं होती है, हम उसकी वजह से सफ़र भी करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, या पता होता है फिर भी हम इग्नोर करते हैं। तो ये स्टीलिंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हेडिंग भी और ऐसे भी अच्छा है। फिर ये देखिए ये है नो बिलीफ इज़ सेक्रेड, है ना। तो ये चीज़ है जो अनक्वेश्चनिंग इंक्वायरी होनी चाहिए, है ना, हमें अपने सारे बिलीफ्स के ऊपर। और मैं तो कहूँगा जो अद्वैत वेदांत शायद फॉलो करते हैं उनमें भी होनी चाहिए, मुझे नहीं पता कितने में होती है, उस पर मैं लास्ट में आता हूँ। बट ये काफ़ी ये एक है ना कि परपेचुअली आप स्केप्टिकल रहें, क्या ये पॉसिबल है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक तरीके से नाइलिज्म में चले जाते हैं कि या कुछ लोग कहते हैं कि अल्टीमेट स्केप्टिसिज्म, एब्सोल्यूट स्केप्टिसिज्म पॉसिबल ही नहीं है, कि हर चीज़ को मैं क्वेश्चन करने लगूँ कि क्या मैं रियल हूँ, क्या हर चीज़ को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। बट काफ़ी हद तक जो आपके कंडीशनिंग है उनको आप ज़रूर हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज़ हार्ड, अनरिलेंटिंग इंक्वायरी, है ना। तो ये कहाँ तक वैलिड है, क्या ये अद्वैत पे जाके रुक जाता है, इस पे आप थोड़ा सोच विचार कीजिएगा। फिर ये भी अच्छा लगा मुझे, सिर्फ हेडिंग अच्छी लगी मुझे, ऐसे मतलब ओवरऑल कई थीम्स मैंने कहा ना रिडंडेंसी हैं, बट आपको शायद वही पॉइंट वो बार बार समझाना चाह रहे हैं। ग्रो डोंट जस्ट ग्लो, है ना। ग्लो मतलब वही चीज़ हो गई कि डिस्प्ले करना, ये देखिए जैसे विजुअल डैशबोर्ड्स, डायमंड हेडलाइट्स, ये सब। तो उसके अलावा भी आपको इनर ग्रोथ आपकी हो रही है नहीं, आपको उस पर ध्यान देना है। मुझे तो बहुत ही अच्छे ऐसे लगे, मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे जैसे मैंने कहा कई ऐसेज आई थिंक रिडंडेंट हैं। ये देखिए ये वाला ऐसे है, फियर इज़न्ट वीकनेस इट्स अ मैसेज। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऐसे है, देखिए कि फियर आपकी एनिमी नहीं है। और देखिए जैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप जॉब इंटरव्यू से घबराते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सेल्फ वर्थ कम हो जाएगी अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपको, है ना। रिजेक्शन से हम क्यों डरते हैं? ये भी एक प्रकार का डर है। तो क्योंकि आपको यू हैवंट येट फाउंड वैल्यू विद इन, आपको लगता है आप में अंदर कहीं कमी है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऐसे था। और फियर रिवील्स दीज इनर डिपेंडेंसीज, है ना। तो इसको डिसमिस नहीं करना चाहिए और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं सिर्फ ध्यान देने से ही, और उस पर इम्प्रूव करने से, अपने को इम्प्रूव करने पे कहाँ हमसे गलती हुई। तो फियर एक तरीके से आपको एक मैसेज देता है कि भाई ये तुम्हारी गलती है, इसको ठीक कर लो, तो उससे घबराना नहीं है। तो ये एक अच्छा ऐसे था। फिर देखते हैं नेक्स्ट ऐसे, जैसे ये था डिस्ट्रैक्शंस डोंट विन, वीक गोल्स लूज़। ये भी काफ़ी अच्छा ऐसे लगा मुझे को, क्योंकि अगर आपने कोई वर्दी गोल नहीं पकड़ा है तो बहुत मुश्किल होगा आपको कि एक किसी गोल पे कंसंट्रेट करना। जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है ना, या कोई भी गोल हो सकता है आपका, और वो भी मान लीजिए आपकी कंडीशनिंग से ही आया है, आप उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनका कहना ये है कि जैसे कि कंसंट्रेशन वहीं चाहिए होता है जहाँ ये देखिए रेजिस्टेंस हो, कहीं अंदरूनी आपके दिमाग में आप उस गोल से सहमत नहीं हैं। तो बेटर है कि आप ऐसा गोल कुछ चुनें जो आपकी एक तरीके से इनर आत्मा को रिफ्लेक्ट करता हो, है ना। तो उसमें आपको कभी डिस्ट्रैक्शंस आपको इफ़ेक्ट करेंगे ही नहीं। तो आपके जो गोल्स हैं वो आपकी बेसिकली स्पिरिट से अलाइंड नहीं होते जब, तो ये हाल होता है बेसिकली, इनका ये कहना है इसमें। ये भी एक अच्छा ऐसे था। फिर
नेक्स्ट ऐसे जो है ये देखिए, द मिथ ऑफ फ्री टाइम, ये भी बहुत अच्छा ऐसे लगा मेरे को, और ख़ासकर कि मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा अप्लाई होता है ये, कि फ्री टाइम हम क्या करते हैं कि यूजुअली हम जाके टीवी रिमोट लिया और कुछ एकदम होता है ना ब्रेन रॉट जैसी चीज़ें एकदम लगा के बैठ गए और इन्जॉय किया और फिर वापस काम पे चले गए। तो इनका ये कहना है कि भाई लाइफ देखिए शॉर्ट है ना, आप अपने फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, अच्छी चीज़ें देखें, उसमें अच्छी चीज़ें पढ़ें या अपने ऊपर काम करें। तो फ्री टाइम इज़ व्हेन यू वर्क द हार्डेस्ट इन लव ऑफ फ्रीडम, है ना। तो मतलब फ्री टाइम को भी प्रोडक्टिवली हमें यूज़ करना चाहिए। इवन जो हमारे जो कहते हैं ना बेस प्लेजर्स हैं, वो भी इनका ये कहना है कि जितना हम उनको कम कर सकें अपने फ्री टाइम में तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक ही लाइफ है एक तरीके से, है ना। तो एक ये है इनका जॉय द हार्डेस्ट प्लेजर, है ना। तो इन्होंने क्या किया है बेसिकली, मुझे एक वेस्टर्न फिलोसोफर थे, उनका नाम याद नहीं है, बट उन्होंने लो प्लेजर्स एंड हाई प्लेजर्स की एक डिस्टिंक्शन दिया था कि लाइफ में मतलब आप एक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक्शन जो है ये एक लोअर फॉर्म ऑफ प्लेजर है, और अगर आप मान लीजिए फिलोसफी पढ़ रहे हैं, है ना, या गीता पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ अ हायर फॉर्म ऑफ प्लेजर। अगर उससे आपको प्लेजर मिल रहा है तो आप उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं। हालांकि कई लोग इससे एग्री नहीं करते कि भाई प्लेजर तो प्लेजर है, हो सकता है किसी को गीता पढ़ के उतना मज़ा ना आए, बट इनका ये जो मानना है, एक तो ये चीज़ हो गई, और जो हायर प्लेजर है उसको वो एक तरीके से जॉय बोलते हैं, द हार्डेस्ट प्लेजर। तो ये बाकी सारे प्लेजर्स को प्लेजर ही बोलते हैं, और जो एक्चुअल प्लेजर है जो इनके हिसाब से है ना, जो जॉय विद द कैपिटल जे, जो हिंदी या संस्कृत में जैसे जिसको आनंद कहेंगे, है ना, उन्होंने इसकी इंग्लिश में जॉय लिख दिया कि ये तो हमेशा रहेगा, ये एक परमानेंट स्टेट ऑफ आपकी लाइफ हो जाएगी अगर आप ट्रुथ के साथ चलें अपनी लाइफ में, हर कदम पे चलेंगे तो आपको प्लेजर ही महसूस होगा, और वो एक अलग टाइप का प्लेजर होगा, ऐसा इनका कहना है। तो एक ये अच्छा लगा मेरे को। दूसरा था योर गोल्स आर नॉट योर गोल्स। ये जस्ट जिस तरीके से इन्होंने इसका स्ट्रक्चर किया हुआ है इस चैप्टर को, ये देखिए, द माइंड इज़ डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन द माइंड, है ना। व्हाट इज़ अ गोल फॉर अ टेररिस्ट, व्हाट इज़ अ गोल फॉर अ हिंदू, फॉर अ मुस्लिम, ऐसे कर करके लास्ट में ये देखिए लिखते हैं व्हाट इज़ अ गोल फॉर अ बोर्ड माइंड, एंटरटेनमेंट, और फिर नेक्स्ट व्हाट इज़ अ गोल फॉर अ डिपेंडेंट माइंड, और ऐसे करके व्हाट इज़ द माइंड। फाइनली जब आप रूट पे आते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि दिमाग हमारा या माइंड जो है हमारा वो है क्या, जहाँ से ये सारी थॉट्स की उत्पत्ति होती है। इट इज़ अ रैंडम कंपाइलेशन ऑफ स्टफ दैट द ईगो हैज़ मिस्टेकनली एक्यूमुलेटेड। वही हमारी बायोकल्चरल कंडीशनिंग जो एक्यूमुलेट हो गई है रैंडमली, आप कहाँ जन्म लेते हैं, किस कंट्री किस कल्चर में जन्म लेते हैं, दिस इज़ टोटली रैंडम, और ओवर टाइम ईगो जो है उससे एसोसिएट करने लगता है कि हाँ ये मैं हूँ, मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ मैं वो हूँ, और मुझे वैसा ही करना चाहिए, या जैसे जैसे आपकी कंडीशनिंग होती है आप उसको ट्रूथ बना लेते हैं अपनी लाइफ का, उसको क्वेश्चन नहीं करते कि ये क्या है, क्यों है, और मैं कौन हूँ, बेसिकली उसको हम क्वेश्चन नहीं करते। तो ये जस्ट मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा शॉर्ट सा, योर गोल्स आर नॉट योर गोल्स आर नॉट योर्स, है ना। तो ये हो गया। ये भी एक बहुत अच्छा ऐसे है गाइस, सेक्स इज़ नॉट द प्रॉब्लम, एम्प्टीनेस इज़। इसमें ये बहुत अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए, वी आर अ हाइपर सेक्शुअलाइज स्पीशीज़ एंड सोसाइटी, और क्योंकि इनर फुलफिलमेंट नहीं है तो हम आउटर फुलफिलमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं, और जो कि बायोलॉजिकली देखा जाए तो इट्स जस्ट अ एक्टिविटी, इट्स जस्ट अ नीड, है ना। तो लेकिन हमने उसको इतना ग्लोरीफाई या कमर्शलाइज कर दिया है। तो ये शब्द मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हाइपर सेक्शुअलाइज स्पीशीज़ एंड सोसाइटी। आप एडवर्टीजमेंट्स देख लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए, मतलब सटली कैसे हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में ये बिल्कुल बना दिया गया है कि कितना क्रूशियल है ना, सेक्स एज एन एक्टिविटी या लाइफ का गोल इवन। तो उसको इतना सीरियसली भी नहीं लेना है, ऐसा ही कहते हैं। ये ऐसे था अच्छा। और हाँ, ये भी एक है, ये इनकी जो कॉमन इनकी स्पीचेस होती हैं उसमें काफ़ी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, द अर्थ बर्न्स बिकॉज यू डू, है ना। तो इसमें ये चीज़ देखिए यहाँ पे, हाँ, गवर्नमेंट्स हम सोचते हैं गवर्नमेंट्स कोई पॉलिसी निकाल देगी क्लाइमेट चेंज के लिए, E20 का आजकल काफ़ी चल रहा है इंडिया में, है ना, उससे एक्चुअली में कुछ होगा नहीं। गवर्नमेंट्स फॉलो द विल ऑफ द पीपल। अगर हम में ही वो कंजम्पशन वाला माइंडसेट रहेगा, है ना, कैपिटलिज्म जो हमें बहुत अच्छे से देता है, जिसको कहते हैं ना कि आपके पास चॉइसेस बहुत है, वैरायटी नहीं है, और तो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉलिटिकल, इट इज़ पर्सनल, है ना। तो वही है कि थोड़ा लिमिटेड कंजम्पशन करेंगे, जब मीनिंगफुल कंजम्पशन पे ध्यान देंगे तभी कुछ हो पाएगा क्लाइमेट चेंज का, वरना तो अर्थ विल बर्न, है ना। तो एक ही अच्छा ऐसे था, डोंट किल डिज़ायर,
और नेक्स्ट ऐसे है कंटिन्यूटी नॉट परफेक्शन, है ना। तो ये भी अच्छा काफ़ी मतलब अपलिफ्टिंग टाइप का ऐसे था ये, कि आप जब बेसिकली लड़ते रहिए अपने गोल की तरफ, हार ना माने, उस बारे में है। सेल्फ पिटी में ना जाएं, गिल्ट में ना जाएं, बस आगे बढ़ते रहिए। तो ये था उस बारे में। और गाइस 180 कुछ ऐसे हैं, मैं शायद सारे तो नहीं डिस्कस कर पाऊँगा, बट जो बहुत ही क्रूशियल थे। लवलेस वर्क इज़ जॉयलेस लाइफ, है ना। ये इनका ये तो खैर टाइटल से आपको समझ में आ रहा है कि जब आपको काम में ही मज़ा नहीं आएगा तो आपकी लाइफ में भी आनंद कैसे होगा। बट इससे मुझे वो इकिगाई वाला कॉन्सेप्ट याद आता है कि बहुत कम ही लोग हैं जो आई थिंक ऐसा वर्क कर पाते हैं जो आपको इनकम भी दे और आपका पैशन भी हो और उससे लोगों का भी भला हो रहा हो और उसमें जॉय भी आता हो। बट ठीक है, ये भी एक पॉइंट है ध्यान में रखने को। देन ये भी वही हो गया, अ वर्क वर्थ योर लाइफ, लिव फॉर समथिंग यू कैन डाई फॉर, लेट दैट बी योर करियर, है ना। ये है तो बोलने के लिए अच्छा काफ़ी, मैं बहुत मतलब फुल्ली एग्री भी करता हूँ इनसे। बट ये देखिए लिखा है ना, वुड आई स्टिल डू दिस इफ़ इट पेड मी नथिंग। तो ये मुझे आई डोंट नो कितना प्रैक्टिकल है इंडिया में खास करके, है ना। या मतलब यहाँ रोज़ी रोटी के लिए लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसा काम कीजिए जो बहुत ऊंचा हो। खैर, देन सीक्रेट सेल्फिशनेस, हाँ ये भी एक ऐसे मुझे काफ़ी मतलब यूनिक सा लगा कि ये मैंने यहाँ लिखा है, देखिए स्पिरिचुअल कैपिटलिज्म। इनका पॉइंट ये है कि आप हर प्रोग्रेस आपके खुद के सोचने से शुरू होती है। जैसे कैपिटलिज्म में कहते हैं ना कि सेल्फ इंटरेस्ट पे सब कुछ इन्वॉल्व है, यहाँ सेल्फ अवेयरनेस पे सब कुछ इन्वॉल्व है, डिपेंडेंट है। कि अगर हम अपने को बेसिकली हम अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करें या उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। द रियल ग्रोथ इज़ इंटरनल एंड अल्टीमेटली वी आर आवर सेल्स एंड ऑल दैट वी स्ट्राइव फॉर इज़ आवर ओन वेलफेयर, है ना। ये सेल्फिश लग सकता है बट खुद को देखो और यहीं से सारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो ये मुझे मतलब ये जो टाइटल भी था और ये जो एस्से का पॉइंट था ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। खैर, नेक्स्ट ह्यूज किचन कॉल्ड लाइफ, गाइज ये काफ़ी अच्छा ऐसे था क्योंकि वुमेन के अराउंड इन्होंने कम ऐसे लिखे हैं आई थिंक इसमें। एक दो और हैं, आई थिंक 2-3 और होंगे एट बेस्ट, बट और सरप्राइजिंगली कास्ट के ऊपर तो कुछ भी नहीं है इस बुक में। खैर, कास्ट के ऊपर, रीजनलिज्म के ऊपर कुछ है नहीं इसमें, बट ओके थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि इनकी टॉक्स में काफ़ी कुछ होता है। अगर आप इनकी यूट्यूब पे देखें, मैं जिस वक्त ये पोस्ट कर रहा हूँ उनका लेटेस्ट इंडियन टूरिज़्म पे है, इंडियन टूरिस्ट पे है, कैसे वो बिहेव करते हैं कभी कभी बाहर थोड़ा अशेमेडली। तो वो काफ़ी अच्छा वीडियो है, मैं चाहूँगा आप सब लोग देखें उस पर। तो वैसे देखा जाए तो उनके वीडियोज़ दे आर मच मोर, उसमें वो ज़्यादा रेडिकल होते हैं, ज़्यादा अपने ऊपर मतलब अपनी स्पीच पे ध्यान नहीं देते, शायद ज़्यादा गुस्से में होते हैं, ऐसा लगता है, मतलब प्यार से ही बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें वो ज़्यादा अनहिंज्ड होते हैं दैन दिस बुक, ऐसा मुझे लगा। ये बुक तो उसको बहुत ही लाइट वेट है, मतलब ये मुझे कहीं भी इनका टाइटल जो है ये जस्टिफाई होता है दिखाने की विदाउट अपॉलॉजी मैं ट्रूथ बोल रहा हूँ। इनकी स्पीचेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं आई थिंक। खैर, ये वाला जो ऐसे है अ ह्यूज किचन कॉल्ड लाइफ, तो इसमें ये बेसिकली वही कह रहे हैं कि जो औरतें हैं बेसिकली वो कुकिंग क्लीनिंग इसी में मतलब पड़ी रहती हैं, बच्चों को बड़ा करना, फिर ये सब, और क्या उनका मेंटल ग्रोथ कब हो पाएगा, है ना। तो टाइम इज़ लाइफ, और तो बेसिकली औरतों को भी कॉल है और मर्दों को भी कॉल है कि भाई ये जो मीनियल वर्क्स हैं बेसिकली उसके आगे भी, उसके बियॉन्ड भी हमें सोचना चाहिए। और इस एस्से से मुझे ये चीज़ याद आई, इसलिए मैंने ये रेफरेंस में आपको लिखा है। ये जॉन स्टुअर्ट मिल का एक एस्से था सब्जुगेशन ऑफ वुमेन करके, तो मुझे ध्यान नहीं मैंने कब पढ़ा था ये चीज़ कि ये यहाँ पे एक बहुत यूनिक चीज़ कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की। तब फेमिनिज़म का जस्ट फर्स्ट वेव भी शायद आई नहीं थी या आ गई थी, तो उनका एक लेकिन पॉइंट ये था कि हमने मतलब मर्दों ने औरतों को सदियों से इतना सब्जुगेट करके रखा हुआ है कि हमें उनकी कैपेबिलिटीज़ एक्चुअली पता नहीं है।
तो उन मतलब जे उनके ऐसे में वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि औरतों को भी इक्वल हक होना चाहिए, और कॉग्निटिव टास्क हो गए या जो इंटेलिजेंट टास्क हो गए, हम कह नहीं सकते कि औरतें नहीं कर सकती, क्योंकि हमने उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कभी दी ही नहीं है। और उनको जैसे अब मतलब उस ज़माने में जो कह रहे हैं कि जैसे डोसाइल और एकदम वीक सा ऐसे ग्रो बड़ा किया जाता है कि आपको मैनरिज्म्स है ना, जो फिक्स्ड मैनरिज्म्स हैं वो ही करने हैं, तभी आपको सोसाइटी वैल्यू करेगी। एक अच्छी बीवी बनना, एक अच्छी मदर बनना। आई थिंक मनुस्मृति में भी कुछ ऐसी लाइन थी कि औरत पहले अपनी फादर की, देन अपनी हस्बैंड की, देन अपने बेटे के लिए एक तरीके से काम करेगी। मैंने कह रहा वही मतलब सब लोग वही कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में होता आ रहा है। तो ये ऐसे मुझे उस चीज़ की याद दिलाया, हीज किचन कॉल्ड लाइफ, और ये वाला ऐसे जो था कि तो वो क्वेश्चन कर रहे थे कि व्हाट इज़ अ वुमन, है ना, कि क्या उनका पोटेंशियल है, क्या हमने कभी उनको एक्सप्लोर ही नहीं करने दिया। आजकल तो आपको पता ही है कि इवन इंडिया में मतलब हर फील्ड में औरतें अपना, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है, दी जा रही है, होपफुली और भी दी जाए, लेकिन वो ऑलमोस्ट हर चीज़ में मर्दों से आगे हैं या इवन बराबर हैं। तो बट फिर भी इंडिया में काफ़ी हद तक अभी भी देखिए पेट्रियार्की तो है ही। तो ये ऐसे मुझे उस चीज़ की याद दिलाता है। तो एक ये हो गया। देन हाँ, ये भी है, लोनलीनेस इज़ द फर्स्ट टीचर। ये भी काफ़ी अच्छा ऐसे है गाइस। इसमें ये कहा है कि आप जब अपने साथ ही मतलब बेसिकली कंफर्टेबल नहीं हो सकते, तो आप बेसिकली दूसरों का सहारा या दूसरों को ढूंढते हैं, और वैसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक ये चीज़ भी यहाँ पे लिखी थी, द सॉन्ग्स दैट स्टिर अस द डीपेस्ट आर नॉट बॉर्न इन सेलिब्रेशन, दे अराइज फ्रॉम क्वाइट हार्ट ब्रेक। तो ये मुझे वो एक रामायण के जो ऑथर हैं वाल्मीकि जी, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक हंट को देखा था होते हुए, एक शायद कौवे को मार दिया गया था, किसी चिड़िया को मार दिया गया था, और उसका जो पार्टनर है चिड़िया का, वो एक तरीके से रोता है, तो उससे उनको शोक से श्लोक, है ना, शोक से दुख से श्लोक, और उससे उनको रामायण लिखने का पूरा एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो इतनी बड़ी एपिक, इतनी फेमस एपिक का जो सोर्स है वो भी एक हार्ट ब्रेक ही है एक तरीके का, या सफरिंग या पेन जैसे भी कहें। और वो लोनलीनेस जो है वो आपका टीचर भी बन सकता है। क्रिएटिविटी, डेप्थ एंड ट्रूथ बिगिंस टू इमर्ज, है ना। तो ये भी अच्छे हाथ से था। नेक्स्ट अगेन लोनलीनेस पे, लोनलीनेस इज़ द क्राउड विद इन। तो द लोनली फेलो इज़ द वन हु इज़ नॉट ऑल राइट विद बीइंग अलोन। तो मतलब ये काफ़ी आई थिंक कॉमन इंग्लिश का जब आप पढ़ते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं, अलोन वर्सेस लोनली मैंने लिखा है। तो लोनली होने में और अलोन होने में थोड़ा फ़र्क होता है, बेसिकली ये वही ऐसे है। लोनली का मतलब होता है कि जब आदमी अकेला है और उसको दुख फील हो रहा है। अलोन का मतलब है कि फिजिकली वो अलोन है, लेकिन मेंटली ही और शी इज़ एट पीस विद देमसेल्व्स। तो आपको बेसिकली अलोन होना भी आना चाहिए, है ना, क्योंकि आप हमेशा सब पे निर्भर नहीं रह सकते। तो ये एक अच्छा ऐसे था। देन ये है एक, हर्ट इज़ ईजी व्हेन फैंटेसी ब्रेक्स, है ना। तो जब कब आपका दिल एक तरीके से टूटता है, आपने किस एक्सपेक्टेशन लगाई होती है तभी टूटता है। तो ये वही बुद्ध टाइप का एक तरीके से हो गया, अटैचमेंट एंड हर्ट आर द सेम, वन इज सीन इन द बिगिनिंग, अदर इन द एंड। ये बात भी सही है। जब तक आपको धोखा नहीं मिलता है तब तक आप खुश रहते हैं, बट हैं आप एक तरीके से गलत इल्यूजन में ही। तो ये भी एक अच्छा ऐसे है, सिंपल ऐसे। ये ऐसे हाफ एंड हाफ इज़ अ क्वार्टर, ये मैंने लिखा है, हाफ इंटू हाफ इक्वल टू 1/4। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप के बारे में है कि हम, इनका कहना है कि जैसे दो लोग मिले, आपस में प्यार हो गया, और दोनों ही लेकिन स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हैं, है ना, आधे आधे हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई मेरा आधापन दूसरा पूरा कर देगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो हाफ और हाफ जो है क्वार्टर बन जाता है, और दोनों एक दूसरे की कमियों को उजागर करने लगते हैं, एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, और मतलब बहुत अगली हो जाती है रिलेशनशिप। तो ये उस बारे में है। ये भी अच्छा है कि पहले आप अपने को पूरा करने की कोशिश करें, और या ऐसे को चुनें, उस हाफ को ऐसा चुनें जो रेडी हो, है ना, दोनों एक दूसरे को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ये भी एक अच्छा ऐसे था। नेक्स्ट लेट्स सी, एक ये अच्छा ऐसे है, मिस्टर हार्मोन्स अगेन, कि मोस्ट ऑफ योर डिज़ायर्स बेसिकली जो है, जैसे युवल नोह हरारी भी कहते हैं कि हमारी बॉडी एक तरीके से बायोकेमिकल मशीन है ना, एल्गोरिथम है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी अर्जेस जो हैं वो बायोलॉजिकली आपको कुछ कहती हैं। ये जैसे इसमें लिखा है, लव इज़ द
लव इज़ लॉस्ट द मोमेंट यू मिस्टेक केमिस्ट्री फॉर डिविनिटी। तो ये भी एक अच्छा हिस्से है गाइस, है ना, हार्मोन्स के ऊपर हो गया। देन आई लव यू सीरियसली, इसमें मैंने लिखा है बहुत ही सिंपलिस्टिक। हाँ, ये क्योंकि इसमें ये थोड़ा अजीब सा ऐसे लगा मेरे को कि एक अनफॉर्चुनेट कपल की बात कर रहे हैं कि जैसे उसमें जो कपल में जो फीमेल है वो कह रही है कि मुझे ड्रेस दो, तो उसमें आदमी को लगता है कि वो सॉरी औरत को लगता है कि उसको एक ड्रेस चाहिए, तो वो सीधा नहीं बोलेगी, वो कहेगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो आदमी समझ जाएगा कि अच्छा मेरे को इसके लिए ड्रेस लानी पड़ेगी, तो ड्रेस ले आता है। फिर आदमी कहता है कि आई लव यू, तो उसका मतलब है कि सेक्स करना है, तो लड़की अपने कपड़े उतार देती है। और एक दूसरे की इन डिज़ायर्स को पूरा करने वालों को ही कपल कहते हैं। ऐसा मतलब मुझे ऐसा ये लगा कि ये बड़ी सिंपलिस्टिक सी इन्होंने कपल की डेफिनेशन दी है। आई डोंट नो मतलब कौन से एक्सपीरियंस से ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है लार्ज अमाउंट ऑफ केसेस में, बट इनका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये ऐसे मुझे कुछ खास नहीं लगा कि सारे कपल्स इतने ही सिंपलिस्टिक होते हैं क्या, मतलब इतने ही शैलो। आई डोंट थिंक सारे कपल्स इतने शैलो होते हैं, बट ठीक है, मे बी फ्रॉम एक्सपीरियंस। बट नेक्स्ट है लव दैट ब्रेक्स अंडर द हीट। तो ये इसमें मैंने इसलिए किया कि हाँ इन्होंने केमिस्ट्री का ही एग्जांपल लेके जो लव वाली केमिस्ट्री है उसको उसका पैरेलल लिया है, जो कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल ले लिया, तो हाइड्रोजन जब तक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है वो बॉन्ड्स चाहता है बेसिकली, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड हम पढ़ते हैं। तो वैसे ही इंसान भी एक तरीके से बॉन्डिंग चाहता है दूसरों के साथ, क्योंकि वो खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो ये भी एक अच्छा हिस्से था। नेक्स्ट लव बियॉन्ड फैंटेसी, ये वही चीज़ हो गई जो शुरुआत में थी, है ना। लव इज़ नॉट अबाउट पोजेसिंग समवन, इट इज़ अबाउट लिबरेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम द नीड टू पोजेस। तो ये बात तो सही है, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि अच्छा अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लगें तब तो ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या होगा, है ना। तो बड़ी अजीब सा मतलब थॉट है, बट ठीक है, मे बी कुछ ज़्यादा ही आइडियल है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये चीज़ है। बट नेक्स्ट है लव यू एज़ यू आर। हाँ, ये भी काफ़ी अच्छा है इससे कि कई लोग आपने सुना होगा ना कि मैं तुम्हें चेंज नहीं करना चाहता, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो, या लड़की भी ऐसा कहती है, मूवीज़ में ऐसा दिखाते हैं कि हाँ फ्लॉड है तो क्या हुआ, तू फिर भी सही है। तो ये काफ़ी कहने की डेडली है, और दूसरी दिशा में भागो ऐसा अगर आपको कोई लवर कहता है तो, क्योंकि गोल होना चाहिए एक दूसरे को बेसिकली इम्प्रूव करना, ऐसा इनका मानना है, जो कि कुछ हद तक ठीक है, वरना बड़ा टॉक्सिक सी रिलेशनशिप हो सकती है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मे बी वो जो कपल है, मान लीजिए ऐसा फॉर्म होता भी है और फिर उसमें दरारें आती हैं और फिर लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो आदमी सीख लेगा उससे, तो ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस से सीख लेगा, तो ठीक है, ये भी ठीक है ऐसे। देन लेट्स सी नेक्स्ट ऐसे यू बिकम व्हाट यू लव। इसको मैंने क्यों अंडरलाइन किया था, हाँ ये मैंने लिया था क्योंकि थोड़ी अजीब सी एनालॉजी लगी थी मेरे को, थोड़ी सी पॉइंट अच्छा है, लेकिन इफ़ यू लव द मड यू विल बिकम एन अर्थवर्म, इफ़ यू लव द स्काई यू विल ग्रो विंग्स। ठीक है, मतलब अर्थवर्म को यूजुअली हम एक इन्फीरियर क्रीचर मानते हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है, बट प्रकृति की नज़र से देखें तो दोनों ही बराबर हैं। बट ठीक है, मतलब ये बस मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया था गाइस, इसमें कोई ज़्यादा क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। बी होल बिफोर यू बिलोंग, अगेन इट्स द सेम थिंग जो वो कह रहे हैं। पहले ये देखिए, रीड, लर्न टू ट्रैवल अलोन, वॉच मूवीज़ अलोन, प्ले, है ना। पहले आप अपनी अलोननेस को पूरा कीजिए, अपनी लोनलीनेस को बेसिकली रिमूव कीजिए। जब आप अपने से कंफर्टेबल हो पाएंगे तभी आप दूसरों के साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे, तो ये भी एक अच्छा ऐसे। नेक्स्ट, वॉच द इफेक्ट नॉट द पर्सन, व्हाट इज़ अ मैरिज, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कंपेनियनशिप, इट इज़ नॉट द पार्टनर दैट काउंट बट द इफेक्ट। तो वही चीज़ हो गई, क्या वो पार्टनर आपको स्पिरिचुअली इंप्रूव कर रहा है, यानी मेंटली, कॉग्निटिवली, इंटेलेक्चुअली, जैसे भी आप सोचें। देन ब्लाइंड यूनियन, लाइफ लॉन्ग प्रिजन, अगेन वो हाफ एंड हाफ वाली बात हो गई, तो इसमें मैं कुछ कहूँगा नहीं। बियॉन्ड फॉरगिवनेस, ये भी एक अच्छा ऐसे था कि जब आप बेसिकली अपने से पूर्ण होते हैं एक तरीके से, तो आपको फॉरगिव करना ये भी ज़रूरत नहीं महसूस होती, है ना। किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, आप
माफ़ कर दूं मैं इसको या ना करूं, उसके बारे में इतना सोचते भी नहीं हैं। वो चीज़ें आपको बॉदर ही नहीं करती, क्योंकि जो भी जिस तरीके से भी उस आदमी ने आपको हर्ट करने की कोशिश भी की होगी, वो आपको की ही नहीं होगी, क्योंकि अगेन आपका ईगो आपके कंट्रोल में है। आपको पता है कि अच्छा ये किसको हर्ट कर रहा है, ये मुझे हर्ट कर रहा है या मेरे ईगो को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे ईगो को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेसिकली उस बारे में हो गया है ना। हाँ, ये भी था कुछ मैंने लिखा तो है इसमें, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर था आई थिंक। रियल फॉरगिवनेस इज़ व्हेन यू हैव मूव्ड पास्ट दीज लिटिल थिंग्स एंड हैव सिंपली फॉरगॉटन द हर्ट। लेटिंग गो बिकम्स ईजियर व्हेन देयर इज समथिंग ट्रूली इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। हाँ, ये देखिए, इट इज़ ओनली डिज़ायरस expectations that feel hurt when people don't match them. Relieve others of your expectations. तो हाँ, ये मैंने इसलिए लिखा था गाइस, अब मुझे ध्यान आया। यहाँ में लिखा है कि क्या आचार्य प्रशांत भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि कई बार मैं इनके इंटरव्यूज़ या वो देखता हूँ तो वो कहते हैं कि मैं वो मतलब बड़े हताश हैं, है ना, आज की पीढ़ी को देख के या इन जनरल इंडियंस को देख के, क्या उनके बिलीफ सिस्टम्स और ये सब। तो कभी कभी मुझे लगता है कि उनकी भी तो कुछ हमसे एक्सपेक्टेशन है ना, तभी वो इतना एफर्ट कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ उन पे लागू होती है उस सेंस में कि जब हम उनके अकॉर्डिंग नहीं बिहेव करते हैं तो हताश होते हैं? ऐसा उन्होंने अपने वीडियोज़ में भी कहा है कि मैं बहुत दुखी होता हूँ। तो हालांकि ठीक है, वो कह सकते हैं कि मेरा पर्पस डिफरेंट है, मैं कोई छोटे पर्पस के लिए नहीं वो हो रहा हूँ, हर्ट हो रहा हूँ, बट ठीक है। देन थॉट बिलीफ एंड द ट्रैप ऑफ नॉलेज, इसमें ये गाइस, ये स्टेनलेस माइंड, हाँ ये काफ़ी अच्छा मुझे ऐसे लगा, क्योंकि इसमें जो एनालॉजी इन्होंने दी थी वो टेफ्लॉन का जो आपका कुकवेयर आता है, हाँ जो मैं पिछली बार बॉन्ड की बात की थी वो एक्चुअली इसमें भी थी कि दैट विच वी कॉल अ बॉन्ड इन डेली लाइफ इज़ बॉन्डेज इन स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो एटम्स परफेक्टली स्टेबल होते हैं, नहीं होते हैं तो वो इनकम्प्लीट फील करते हैं, ऐसा ऐसा करके। तो पॉइंट इनका ये था कि जैसे कुकर में आप देखते हैं कि बार बार कुछ काई या वो काला सा जम जाता है बॉन्ड्स की वजह से, तो बेटर है कि टेफ्लॉन वाला कुकवेयर लें, तो उसमें आप फिर भी ज़िंदगी के मज़े ले सकते हैं, है ना। यू विल कुक द सेम डिशेज बट नाउ द पैन विल नॉट रिटेन द रेजिड्यू। तो माइंड भी ऐसे ही होना चाहिए, फुल्ली कैपेबल, है ना, और सब चीज़ में इन्वॉल्व भी हो येट अनटच्ड। तो ये एनालॉजी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसमें, द स्टेनलेस माइंड, कि जो भी हो रहा है आपके आसपास उसके कॉन्सिक्वेंसेस से आप इतने अटैच ना हो, एन्जॉय फिर भी करें पूरा। तो ये काफ़ी अच्छी एनालॉजी थी। देन यू कैन नॉट क्रिएट क्रिएटिविटी। अब ये जो पॉइंट था, हाँ ये मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है सिनेस्थीसिया एंड ट्रू आर्ट। तो इनका ये पॉइंट था कि भाई क्रिएटिविटी तो तभी आती है जब आप माइंड को ट्रूली फ्री रहने की अपॉर्चुनिटी दें, तो क्रिएटिविटी अपने आप मतलब ऐसे फट के बाहर आएगी। तो आई थिंक काफ़ी हद तक ये सही है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि कुछ आर्टिस्ट आपने शायद देखा होगा, उनको सिनेस्थीसिया होता है, मतलब उनका न्यूरोलॉजिकली जो ब्रेन है वो बिल्ट ही डिफरेंट है। वो कभी नंबर्स और कलर्स में मिक्सचर हो जाता है, उनको नंबर 1 की स्मेल आती है ना। तो कई सेंसेस उनके न्यूरोलॉजिकली मिक्सड है, और वो काफ़ी हाईली क्रिएटिव लोग हैं। आई थिंक बिली आइलिश करके एक सिंगर हैं, और कानिये वेस्ट हैं, बहुत हैं, आप सर्च करिएगा। तो इनको एक यूनिक एडवांटेज है मतलब आर्ट में, है ना, क्योंकि वो कुछ ऐसा व्यक्त करते हैं जो हम कभी नॉर्मल ब्रेन्स जो हैं वो नहीं कर सकते। तो एक तो वो चीज़ हो गई कि उनकी क्रिएटिविटी तो एक तरीके से इनेट हुई। दूसरा इन्होंने कहा जो क्रिएटिविटी है इट हैज़ टू बी पर्पसलेस। एंड ये मतलब क्रिएटिविटी को कुछ ये देख रहे हैं, ट्रू क्रिएटिविटी रिक्वायर्स अ माइंड दैट इज़ नॉट चेजिंग अ रिजल्ट। और तो इसमें मैं बस ये एक पॉइंट था कि ये भी एक मतलब डिबेट का ही पॉइंट है कि क्या ट्रू आर्ट कभी पॉसिबल भी है या नहीं, क्योंकि ऑल आर्ट इज़ एन इमिटेशन ऐसे बोलते हैं, है ना, कि कहीं ना कहीं हमारे जो भी आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। और आचार्य प्रशांत खुद भी ये कहते हैं कि कंडीशनिंग से ही हैं सारे आइडियाज़ आपके। तो ट्रू आर्ट भी कहाँ पॉसिबल होगी फिर? मतलब मोस्टली या तो वो यूनिक माइंड का एक क्रिएशन होता है, या फिर वो माइंड उन डिफरेंट आइडियाज़ को कैसे एक तरीके से इंटीग्रेट करके कुछ अलग बना देता है। तो हम उसको नया की तरह रूप में देखते हैं, बट क्या वो रियली नया है? तो ये मतलब डिबेट का पॉइंट है, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया। तो जस्ट टू कीप दिस एंगेजमेंट विद द बुक इंटरेस्टिंग। देन देयर इज स्टे अनसर्टेन स्टे अलाइव। हाँ ये भी काफ़ी अच्छा था। आई थिंक यहाँ मैंने लिखा है द स्टोरी ऑफ अ
ब्राह्मण बाय वॉल्टेयर। तो इसमें ये मेरा काफ़ी फेवरेट ऐसे है, आई थिंक 90th ऐसे। हाँ, तो इसमें ये था कि मोस्ट पीपल यू फाइंड रेडिएटिंग कॉन्फिडेंस, ज़्यादातर इनसिक्योर होते हैं, है ना। हमें ऐसा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो चीज़ हमें नहीं पता, उसमें हम अनसर्टेन है, उसमें हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं है, उनको हम छोड़ देते हैं उन क्वेश्चंस को अपने लिए बाद में सोचने के लिए, या जब उस पर फाइनल वर्डिक्ट आएगा तब उसके बारे में सोचेंगे। उस पर कंक्लूजन भी पोस्टपोन कर देना चाहिए, उस पर हेस्टिली हमें अराइव नहीं करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे, जैसे मेरे लिए ऐसा एक क्वेश्चन है कि भाई कॉन्शियसनेस क्या होती है ना। तो मैं ना तो जितना भी मैंने स्पिरिचुअल लिटरेचर है उसको पढ़ के मैं फुल्ली कन्विंस नहीं हुआ हूँ, तो उसको फिलॉसफी में एक टर्म है ब्रैकेटिंग, हम ब्रैकेट में डाल के छोड़ देते हैं कि ठीक है, मे बी जब कंक्लूसिव प्रूफ किसी चीज़ पे आएगा तब हम इसके बारे में सोचेंगे। या कहा जा रहा है जैसे न्यूरो साइंस हो सकता है अगले आई डोंट नो 10-20 साल में शायद ऐसा कुछ ढूंढ ले कॉन्शियसनेस के बारे में। तो ये देखिए, द फैक्ट्स ऑफ लाइफ आर अदरवाइज, दे डिमांड रिगरस इंक्वायरी एंड कंटिन्यूस अटेंशन। तो आई एम ट्राइंग टू नो इज़ अ बेटर वे ऑफ लिविंग दैन बीइंग कंप्लीटली सर्टेन। तो इसमें ये चीज़ थी कि joy lies in the inquiry itself, or does joy lie in concluding, closing or arriving? Is it an easy and often false destination, or in traveling rightly? तो इसमें जो पॉइंट मैंने ये लिखा था, द स्टोरी ऑफ अ यंग ब्राह्मण करके एक शॉर्ट स्टोरी है गाइस, वॉल्टेयर की है। वॉल्टेयर मेरे वन ऑफ द फेवरेट ऑथर्स हैं, बहुत ही सैटारिकल राइटर। आपने कई बार इनके कोट्स कहीं ना कहीं सुने या पढ़े होंगे, है ना। तो इनकी ये जो स्टोरी थी, द स्टोरी ऑफ अ यंग ब्राह्मण, वो इसी चीज़ के ऊपर थी कि क्या अनसर्टेन एक बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण है ना, वो अनसर्टेन है अपने ही बिलीव्स को लेके, बट वो जब भी कोई आता है तो उसको अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर के हिसाब से आंसर दे देता है, लेकिन वो उसके बारे में सोचता है कि ये जो मैंने रिप्लाई दिया है ये सही भी है या नहीं, हाउ डू आई नो। मैं बस उनको बता देता हूँ कि हाँ, आत्मा ये होती है, परमात्मा ये होती है, स्वर्ग ये होता है, आप वैसे वहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, बट वो खुद ही अनसर्टेन है, तो वो थोड़ा दुखी सा रहता है। और दूसरी तरफ एक बहुत ही पुअर और इलिटरेट सी औरत दिखाई है, वो खुश है, वो आती है, अपना काम करती है, चली जाती है। तो जो इसमें मेन कैरेक्टर है वो बेसिकली दोनों से सवाल जवाब करता है, और वो इस कंक्लूजन पे आई थिंक एंड में पहुंचता है कि भाई जीने के दो तरीके हैं, या तो आप खुश रहो, इग्नोरेंट रहो, है ना, सर्टेन रहो जितना पता है आपको उसके बारे में, और जितना नहीं पता उसके बारे में भी कॉन्फिडेंट रहो और खुश रहो। और ट्रू खुशी वैसे ही है, बीइंग इग्नोरेंट, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस कहते हैं जैसे। देखिए उसी में दो आपके आ गए दोनों कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़। या दूसरी तरफ जो ब्राह्मण वाला आंसर है, ब्राह्मण कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अनसर्टेन हूँ, बट मैं उस परसूट में ही खुश हूँ कि क्या मेरी नॉलेज सही है या नहीं, उसको परस्यू करने में मैं खुश हूँ, और मैं अगर चूज़ करना होगा तो मैं यही पाथ चुनूँगा, अनसर्टेन होना, है ना। ये वाला जो चैप्टर है, तो वो चैप्टर का बेसिकली एंड होता है। तो ये शॉर्ट स्टोरी है, ये मैं काफ़ी इस बारे में सोचता भी हूँ कि बेटर क्या रहता है, कि इग्नोरेंस में रहना या फिर इग्नोरेंस को हटाना। मतलब दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं। नॉलेज इज़ अ कर्स और नॉलेज कैन बी अ लिबरेटर ऑल्सो, बट नॉलेज इज़ जब आपको कुछ चीज़ें जैसे पता चल जाती हैं, कई लोग कहते हैं जैसे इंद्रधनुष है। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये रिचर्ड डॉकिंस के खिलाफ भी बोला गया था कि जैसे अगर मैंने बता दिया कि अच्छा रेनबो जो है वो क्यों फॉर्म होता है ना, वो इंटरनल रिफ्रैक्शन वगैरह की वजह से फॉर्म होता है, तो मैंने उसमें से उसका जादू छीन लिया कई लोगों के लिए। तो वो कहते हैं ये तो आपने मतलब साइंस या लॉजिक ने इसको जिस चीज़ को टच करते हैं उसमें से वो वंडर हट जाता है। दूसरी तरफ ऐसे कई साइंटिस्ट हैं, कार्ल सेगन, रिचर्ड फाइनमैन, इस टाइप के लोग, वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए तो वंडर डबल हो गया है, क्योंकि हम पहली नज़र में रेनबो देखते हैं, एंजॉय करते हैं जैसे आप लोग करते हैं, नॉर्मल लोग करते हैं जिनको रीज़न नहीं पता, और फिर साइंटिफिकली भी एंजॉय करते हैं कि वाओ, मतलब व्हाट अ फिनोमेना। तो ये दोनों व्यूज़ हैं। तो ये 90th चैप्टर पर्सनली मेरे लिए मतलब काफ़ी फेवरेट है। देन लेट्स सी, हाँ ये है 91st चैप्टर, द ब्लैबर वी कॉल लाइफ। और तो ये कह रहे हैं बेसिकली जो आसपास के लोग हैं वो गपशप करते रहते हैं और कितना टाइम वेस्ट करते हैं, और इसी टाइप के लोग जो हैं वो ये बेसिकली फ्रेश ड्रामा बिगिंस, वही बच्चे कर रहे हैं आगे चल के। तो एक मूवी है गाइस, इडियोक्रेसी, है ना, मुझे ये वाला ऐसे उस चीज़ की एक तरीके से याद दिलाया कि एंड व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन विल दिस अनएग्जामिन्ड यूनियन प्रोड्यूस। ये उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि इग्नोरेंट से लोग हैं तो वो इग्नोरेंट ही बच्चे पैदा करेंगे और ये पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी।
तो लेट्स स्पेयर आवर सेल्स द रेस्ट ऑफ द हॉरर, ऐसा ही कह रहे हैं। तो इडियोक्रेसी मूवी गाइज अगर आपने नहीं देखी है, या उसका प्रेमिस बेसिकली यही है कि फ्यूचर में जो आज का बहुत ही एवरेज आदमी है, फ्यूचर में ओवरऑल पॉपुलेशन इतनी डम हो चुकी होगी कि वो एवरेज आदमी उस ज़माने का हाईएस्ट आईक्यू वाला आदमी हो जाएगा। तो एक ऐसी साइंस फिक्शन टाइप का फन टाइप की मूवी है, बट उसमें जो पॉपुलेशन का ग्रोथ दिखाया है वो काफ़ी अच्छा है कि जो डम लोग हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, 6 8 10 बच्चे कर रहे हैं, है ना। और जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो या तो बच्चे नहीं कर रहे हैं या फिर वेट करते हैं, या फिर करते भी तो कम करते हैं। तो अगर आप इसी को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ओवर टाइम जनरेशन डम होती जाएंगी। तो ये मुझे बस ऐसे उस बात की याद दिलाया। वो मूवी बहुत मज़ेदार है, आप देखिएगा इडियोक्रेसी अगर कभी टाइम मिले तो। देन वाई सेल्फ हेल्प डजंट हेल्प, ये भी काफ़ी अच्छी ऐसे है कि इन जनरल सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में, क्योंकि उसमें बेसिकली कहना है कि जिस सेल्फ की वो बात कर रहे हैं, जितनी भी बुक्स हैं, वेस्टर्न बुक्स हैं ज़्यादातर सेल्फ हेल्प के बारे में, तो वो सेल्फ जो है वो इंडियन फिलोसफी के हिसाब से देखा जाए तो ईगो है। तो वो ईगो को बूस्ट करने के अलग अलग तरीके, हेल्दी तरीके अकॉर्डिंग टू देम बताते हैं कि आपको अगर आपकी डिज़ायर्स हैं तो आपको उनको पूरा करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, आपको तो और डिज़ायर्स रखनी चाहिए। तो इस टाइप की वो स्ट्रैटेजीज देते हैं जो कि फ्यूटाइल हैं। हेल्पिंग द सेल्फ इज़ फ्यूटाइल, सीइंग थ्रू इट इज़ लिबरेशन। तो ये भी मुझे एक और बुक की याद दिलाता है जो मैंने एक फर्स्ट एंड लास्ट सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी थी, आई थिंक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ, है ना, मार्क मैनसन की थी। और उसके भी शुरुआत में ऐसी कुछ उन्होंने लिखा था कि ये बुक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है क्योंकि आई हेट सेल्फ हेल्प बुक्स, ऐसा करके उन्होंने कुछ लिखा था। तो हालांकि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे उस ज़माने में नहीं पता थी, उस टाइम पे नहीं पता थी कि ह्यूमन बीइंग्स का नेचर क्या है ना, हॉब्जियन और ये सब, मतलब काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स थे। एंड में वो भी बुद्धिज़्म पे एंड करते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल रखो, चिल रहो बेसिकली। तो आई थिंक ये भी वही चीज़ एको कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कई आइडियाज़ या तो इधर उधर से आपको वैसे भी मिल जाएंगे, बट स्टिल जो बहुत ही यूनिक ऐसे लगे मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। आउटर नॉलेज इनर डार्कनेस, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऐसे था, है ना, कि हमारी जितनी भी एजुकेशन रही है स्कूल से लेके आज तक, वो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा बताती है, इंटरनल वर्ल्ड के बारे में नहीं बताती है। तो हमारे जितना भी साइंस ने अचीव किया, टेक्नोलॉजी ने अचीव किया है, नया आईफोन आ गया, सब कुछ आ गया, बट उससे हो क्या रहा है रियल वर्ल्ड में अगर इम्पैक्ट देखें तो ये देखिए इसमें लिखा है प्लीज़ गूगल 6th मास एक्सटिंक्शन, है ना। तो उसका फ़ायदा क्या, जब इंसान स्मार्टेस्ट एडवांस फ़ोन अपने हाथ में लिए खड़ा है और धरती को तबाह किए जा रहा है एक तरीके से, तो क्योंकि इनर एजुकेशन हमें नहीं दी जाती है ना। तो ये उस बारे में, ये भी एक अच्छा ऐसे था। देन ये भी काफ़ी अच्छा ऐसे था, लाफिंग एट योर ओन इडियोसी, है ना। जब भी आप गलती करें या कुछ आप ये जैसे आपको डिसऑनेस्टी लग रही है, जैसी अंदर से भावना आती है उसको, उस पर हंसें बेसिकली, या आपने कोई गलती कर भी दी तो उस पर हंसें और अपने को ठीक करें मज़े से। यहाँ पे मैंने लिखा है ह्यूमिलिटी वर्सेस ह्यूब्रिस। तो ग्रीक मैथोलॉजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ह्यूमिलिटी और ह्यूब्रिस का, कि जहाँ जहाँ इंसान को लगता था कि वो कंट्रोल में है ना, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, जहाँ उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता था वो उसको ह्यूब्रिस कहते थे। और पूरी ग्रीक मैथोलॉजी जहाँ तक मुझे समझ में आया वो इसी चीज़ के अगेंस्ट वॉर्न करती है कि कभी भी अपने को ऊंचा ना समझो, हम्बल रहो, ह्यूमिलिटी रखो, और यही चीज़ बिगिनिंग टू सी वंस फुलिशनेस इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम, है ना। तो ये चीज़ हो गई, ये भी अच्छा ऐसे था। गिव योर सेल्फ अ सेकेंड बर्थ, ट्रू ग्रोथ रिक्वायर्स अ सेकेंड बर्थ थ्रू सेल्फ नॉलेज, ये चीज़ भी है। हाँ, ये चीज़ देखिए, पहली लाइन इसकी, अ ह्यूमन बीइंग मस्ट बी मेड, अ ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट बॉर्न। तो ये बुक मुझे, ये चीज़ मेरे को, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक मैं इसमें श्योर नहीं था, बट द सेकंड सेक्स करके एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक रही है 20th सेंचुरी की, है ना। मैं श्योर नहीं हूँ, शायद सिमोन करके जो ऑथर हैं, सिमोन डी समथिंग करके नाम है, अजीब सा है, फ्रेंच नाम है आई थिंक। तो बट ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बुक थी, द सेकंड सेक्स। तो उसमें बेसिकली उन्होंने कहा था वुमेन बीइंग इज़ नॉट अ वुमेन इज़ नॉट बॉर्न, शी इज़ मेड बाय द सोसाइटी। बेसिकली जितनी भी कंडीशनिंग है औरतों की, तो बचपन से लेके बेसिकली बड़े तक उनको कंडीशन ऐसे कर दिया जाता है, और फिर जब वो
हमारी नज़रों में जब सिली एक्ट करती हैं, है ना, कि इतरा रही हैं या फिर गप मार रही हैं, जैसे भी हम आज उनको नेगेटिवली देखते भी हैं अगर, तो वो हमारी ही या सोसाइटी की ओवरऑल कंडीशनिंग की वजह से ही हुआ है ना। तो और हम वही चीज़ हो गई कि हमने उनको सेकंड अपॉर्चुनिटी कभी दी नहीं। तो ये चीज़ खैर ह्यूमन बीइंग, ये बेसिकली उन्होंने जनरलाइज कर दिया है कि गिव योर सेल्फ अ सेकेंड बर्थ। और हमारे बर्थ में कुछ बायोलॉजिकली जो हमारी इनहेरिटेंस है और फिर कल्चरली हमारी कुछ इनहेरिटेंस होती है, तो हम उसको क्वेश्चन करें बेसिकली। तो ये हो गया। नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट ऐसे है, ये नॉट एवरी क्राइम स्क्रीम्स। तो ये भी आई थिंक हाँ वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं इंडिया में खास करके, ये उसी के ऊपर है। और हर क्राइम जो है वो क्वेश्चन नहीं होता। ये चीज़ मैं बिल्कुल आई थिंक एग्री करता हूँ मैं इनसे, आचार्य प्रशांत जी से यहाँ पे, कि जब भी कोई रेप केस होता है इंडिया में खासकर ये चीज़ है कि वो तुरंत मतलब न्यूज़ में आ जाता है। बट बाकी क्राइम्स का क्या, जो अनसेड क्राइम्स हैं, है ना, कि चाइल्ड बर्थ स्टैटिस्टिक हो गया, हरासमेंट एट वर्क कंसिडर पार्ट ऑफ द जॉब, मैरिज के बाद काम नहीं करने देना, है ना, तो आज भी मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं। मर्डर हो गया तो एक कॉलम मिल जाता है। तो और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिल्कुल सही है कि रेप केस होता है तो हम लोग क्यों देखते हैं वो न्यूज़, हम देखते भी क्यों हैं? क्या हमें सही में गुस्सा आता है उस क्राइम के अगेंस्ट, या फिर इट इज़ जस्ट टिटिलेशन, है ना। तो ये चीज़ मैं भी सही मानता हूँ, क्योंकि आई समहाउ मतलब जो न्यूज़ मीडिया जो भी हैं, इवन लोग भी हैं, वो तभी ज़्यादा न्यूज़ देखना लगते हैं, या ऐसी न्यूज़ भी तभी दिखाई जाती है बेसिकली। इन मामलों में न्यूज़ एक्टिव हो जाता है, बाकी मामलों में वो शांत रहता है। कभी मैंने नहीं सुना कि 8 बजे की कोई न्यूज़ में, 9 बजे की न्यूज़ में इन इश्यूज़ पे बात हो रही हो कभी। तो ये भी अनफॉर्चुनेट है। बट हाँ, दिस इज़ तो पॉइंट मेरा ये था गाइस, ये वाला इससे और भी जो मैंने क्लाइमेट चेंज का दिखाया, तो आचार्य प्रशांत को मैं मॉडर्न ओशो इसलिए भी कहता हूँ कि इन इश्यूज़ पे ज़्यादातर धर्मगुरु या जो भी हैं वो बात नहीं करते, इन्फ्लुएंसर्स भी हो गए, और इस पे स्टैटिस्टिकली इंटेलिजेंटली आचार्य प्रशांत काफ़ी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू एटलीस्ट बात करते हैं इन टॉपिक्स पे, और खुल के बात करते हैं, है ना, सेक्सुअलिटी पे, इंडिया में जो क्राइम्स हो रहे हैं उसके ऊपर। तो हालांकि अंत में उनका सोल्यूशन वही होता है कि आपको अपने को सुधारना है तो उनका गीता सत्र ज्वाइन करें। तो बट इन इश्यूज़ पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी जितनी पहुंच है, मैंने जैसे बताया शायद यूट्यूब के लार्जेस्ट चैनल हैं यूट्यूब पे, तो वो अपना दायित्व आई थिंक काफ़ी अच्छे से निभा रहे हैं अपने वीडियोस में। तो क्लाइमेट चेंज, वुमेन्स इश्यूज़, माइनॉरिटी इश्यूज़, रीजनलिज्म, मतलब करंट अफेयर्स पे काफ़ी बात करते हैं, कास्ट इश्यूज़ पे काफ़ी बात करते हैं, और सरप्राइजिंगली वो सब इनकी बुक से मिसिंग है। वुमेन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट ज़्यादा एसेज हैं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्रेड डिससेटिस्फैक्शन, हाँ, इनका ये था कि अल्टीमेटली मतलब लोग सेटल कर जाते हैं। यू हैव वन लाइफ, नेवर सेटल डाउन, है ना, कीप एमिंग फॉर अ सेल्फ हायर देन द हाईएस्ट यू हैव एवर नोन। तो ये वही मैंने डाउटफुल इसमें इसलिए लिखा है कि डाउटफुल इन द सेंस कि आई एम नॉट श्योर कि जो लोग कि एक लेवल पे आके सेटल हो जाते हैं और फिर लाइफ को मॉडरेटली एक तरीके से जीना शुरू कर देते हैं, क्या वो रियली गलत है? ओवर अचीव करना या अचीवमेंट के पीछे भागते ही रहना, अपने से मतलब बेटर करना है तो अच्छी बात है, लेकिन कहाँ तक? क्या उससे स्ट्रेस और ये सब नहीं आएगा? तो ये इसलिए मैंने कई ऐसे हैं गाइस जो मुझे भी ऑब्वियसली क्लियर नहीं है, हो सकता है मैं बिल्कुल ही गलत समझ रहा हूँ। ये देखिए इसमें लिखा है देयर इज़ नो फाइनल डेस्टिनेशन और परहैप्स द डेस्टिनेशन इज़ टू राइज फॉर एवर। यही ऐसे इनका लास्ट में भी ये रिफ्लेक्ट होता है, जो या इनकी जो पूरी फिलॉसफी है आचार्य प्रशांत जी की, कि अब एक गोल ऐसा पकड़िए जो अनअचीवेबल हो, जो कि बहुत ही अजीब सी बात है कहना, लेकिन उससे क्या होगा कि आप हमेशा कंटिन्यूसली अपने को इम्प्रूव करते रहेंगे। और वो अनअचीवेबल गोल क्या है, वो अगर इनके आप लेक्चर्स या वीडियोस देखेंगे तो वो ऑब्वियसली क्लियर हो जाता है ना। अपने को पूर्ण करना या वही अद्वैत वेदांत वाली जो फिलॉसफी, अल्टीमेटली वो वहीं जाके एक तरीके से इशारा है। नहीं भी है तो भी आई थिंक ये वर्थ थिंकिंग तो ज़रूर है कि लाइफ में ऐसे भी गोल्स होने चाहिए जो अनअचीवेबल हों। ज़रूरी नहीं कि वही एक गोल हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि ठीक है, आप मान लीजिए वर्क लाइफ में कहीं पे आप सेटल हो गए एक लेवल पे, आप ठीक है उससे, आपको ना ज़्यादा ऊपर जाना ना नीचे जाना है, बट साइड में ऐसा कुछ मान लीजिए हो आपका जिसमें कि आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करना चाहते हो। ऐसे कितने मैं जानता हूँ चेस प्लेयर्स हैं जैसे, है ना, जॉब थी साइड में चेस, और चेस में इंप्रूव करते गए नेशनल लेवल तक पहुँच गए, जीएम लेवल तक अटेन कर लिया।
तो एक वो भी एक चीज़ हो सकती है। आई एम नॉट श्योर कि बैलेंस पूरा मेंटेन करना गलत है या फिर एक तरफ ही जाना सही है, अनसर्टेनिटी की तरफ। देन बॉर्न एनिमल मेंट टू राइज, वही चीज़ हो गई आपकी बायोलॉजिकल कंडीशनिंग, और उससे हटना। नॉट टूवर्ड ईच अदर बट अपवर्ड, अगेन वही चीज़ हो गई कि एक दूसरे की तरफ मत बढ़िए, दोनों एक साथ अपना कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ाइए, इम्प्रूव कीजिए। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, यू आर, ये भी वही चीज़ हो गई जो लास्ट में भी हमने डिस्कस की थी। देन ये देखिए ये रहा वेयर रेप रियली बिगिंस, है ना। तो ये भी एक वुमेन सेंट्रिक इशू पे आधारित है, बट रेप इज़ नॉट एन आइसोलेटेड हॉरर। इफ़ वी आर सीरियस अबाउट एंडिंग इट वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट ग्रोज। होम्स, पॉलिटिक्स, जोक, साइलेंसेस, है ना, इन सब में हर जगह ये चीज़ें जो हैं हमारे छोटे छोटे इग्नोरेंस से आए हुए एक्शंस से ये कल्मिनेशन होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। पूरा कल्चर ही जब उस चीज़ को पॉइंट करता हो, और मैं काफ़ी वरीड रहता हूँ ख़ास करके आजकल की जो मूवीज़ हैं वो किस तरफ रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ है, बिल्कुल सही है, बट ठीक है। देन द थर्ड वुमन, ये फेमिनिज़म के बारे में है, वही चीज़ की वो चाह रहे हैं बेसिकली जो पहले तो वो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जो डिस्कस करते हैं कि पहले औरत हमसे बस मर्दों से बराबर होना चाहती थी, फिर उनसे एक तरीके से बदला सा लेने लगी, रिबेलियस हो गई। तो आई डोंट नो, मतलब फेमिनिज़म के बारे में, मतलब जो एटलीस्ट जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट कई लोग कहते हैं कि जैसे जो प्रेजेंट वेव ऑफ फेमिनिज़म है वो थोड़ी ज़्यादा रेडिकल हो चुकी है ना, कि वो वुमनहुड को ही चैलेंज कर चुकी है। तो इस बारे में मैं बिल्कुल इतना श्योर नहीं हूँ, बट हाँ जो इनका पॉइंट है वो ये कहते हैं कि औरत जब तक अपने बायोलॉजिकल और कल्चरल कंपल्शन से ऊपर नहीं उठ जाएंगी तब तक बेसिकली ट्रू फेमिनिज्म नहीं आएगा। तो ये इनका कहना है। और यहाँ पे मैंने लिखा है सी वाइल्ड वुमन। वाइल्ड वुमन का एक बुक है, या आई लल्ला करके भी एक बुक है, जो लाल डेट जो कश्मीरी पोएम्स हैं, मैंने उनका रिव्यू किया हुआ है इस चैनल पे। वो इसी प्रकार की एक तरीके से द थर्ड वुमन जो ये कह रहे हैं कि वो एक तरीके से स्पिरिचुअल औरत जो हो गई, मिस्टिक औरत हो गई। मिस्टिक वुमेन बहुत रेयरली दुनिया में देखने को मिलते हैं, है ना। तो वाइल्ड वुमेन में भी उनके काफ़ी जिक्र हैं, और इसका भी मैं कभी रिव्यू करूँगा, बट ये मुझे उस चीज़ की याद दिलाई। देन दिस इज़ 125th चैप्टर, द होली 8 स्टेप सुसाइड, है ना। हाउ विल यू एवर कम टू अ न्यू डेस्टिनेशन इफ़ यू कीप वॉकिंग डाउन द सेम बीटन लेन। तो ये बेसिकली वही है कि आप पैदा हुए, आप स्कूल गए, जॉब ली, बच्चा किया, बूढ़े हो गए और फिर मर गए। तो ये इनका कहते हैं कि 8 स्टेप सुसाइड प्रोसेस होता है हर इंसान का, ज़्यादातर इंसानों का। ये भी एक अच्छा है, ठीक है आप कुछ नया करें, कुछ अलग करें, बट इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि भाई डेस्टिनेशन तो दोनों की ही सेम रहेगी, चाहे आचार्य प्रशांत हो, चाहे ये जो जिनको ये कह रहे हैं कि जो इन हाईवे पे चल रहे हैं, है ना, जो सेम पाथ पे चल रहे हैं, डेस्टिनेशन तो दोनों की डेथ ही है। और अपनी लाइफ में दोनों, मैं आचार्य प्रशांत को नहीं कह रहा हूँ, बट जो भी जैसे मान लीजिए मिस्टिक पाथ पे भी चल रहा है, आई डोंट नो, मतलब यूटिलिटी वाइज वो उन्होंने क्या ऐसा अचीव कर लिया होगा जो इस बात को बिल्कुल ही मना करता है, बिल्कुल ही डेनिग्रेट करता है, यू नो। तो बट ठीक है, ये भी एक ऐसे है। देन एक ये ऐसे है, ऑल इज़ वेल अंटिल इट इज़न्ट। तो जो लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ट्रू वेलनेस के लिए आपको कुछ रेडिकल करना होगा। यू मस्ट स्टॉप बीइंग द सेम पर्सन यू यूज्ड टू बी। तो ये देखिए, इफ़ योर वेलनेस हैड रियल डेप्थ वुड योर माइंड ब्रेक डाउन सो ईजिली। तो ये जो बेसिकली जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है, और फिर जैसे ही उसको थोड़ा सा पूछने लगो तो फिर वो अपना पूरा दुखना गाना सुनाने लगता है। तो वो कह रहे हैं बेसिकली अंदर से आप स्पिरिचुअली जो है वो फाइन है नहीं, ऊपर से दिखावा कर रहे होते हैं कई लोग तो। और स्पिरिचुअली फाइन आप कब होंगे? अगेन वही चीज़ है, अपने को जानना, सेल्फ को जानना। देन आई थिंक होने ही वाला है गाइस बाकी के, आउटग्रो द वन हु
अर्ड, जिसने गलती की है, जो आपका सेल्फ है, उससे आप बेसिकली इम्प्रूव होते रहें, उससे सीखें और उसको इम्प्रूव होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहें. आई एम नो लॉन्गर द वन हु नीड्स पनिशमेंट, दैट इज़ द हाइएस्ट सेंटेंस यू कैन इम्पोज अपॉन योर सेल्फ, है ना, कि डोंट रिमेन हु यू आर, योर मिस्टेक्स विल रिमेन एग्जैक्टली एज दे आर, यूज़ योर गिल्ट वाइजली, है ना. जहाँ भी आपको लगे कि हाँ ये गलती है, गिल्ट फील हो रहा है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ कीजिए, ना कि एक मॉरल थिएटर की तरह. तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऐसे है. और नेक्स्ट ऐसे पे बढ़ते हैं. हाँ, ये है 154th, द ब्रेक आउट ऑफ योर शेल. तो ये भी एक अच्छा ऐसे था, क्योंकि इन्होंने जैसे ये लिखा है कि चिकन जैसे एक चिड़िया होती है, चिड़िया के जो शेल आपको पता है वो अंदर से तोड़ के बाहर निकलती है ना. तो जब उसका टाइम होता है, जब करेक्ट टाइम होता है, तो वो टूट के बाहर निकल आती है. तो लेकिन इंसानों के केस में हमारे कई शेल्स होते हैं. ये मुझे बस एनालॉजी काफ़ी अच्छी लगी. तो ईच शेल इज़ अ लाई दैट यू हैव मेड पीस विद. तो एक परत टूटती है, फिर दूसरी परत टूटती है. अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलते हैं, कई लोग नहीं चलते हैं, कई लोग उसी प्रिजन में मतलब बंद रहते हैं, खुश रहते हैं. एक कंफर्ट जोन है जैसे चिक का, जब तक वो एग के अंदर है. बट वही है कि फिर उसने दुनिया नहीं देखी, या जो वो देख सकती थी वो नहीं देखी उसने, अंडे के बाहर की दुनिया. तो वैसे ही ये एनालॉजी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. कई शेल्स हैं और कितने शेल्स आप तोड़ तोड़ के बेसिकली ब्रेकआउट कर सकते हो. एंड देन लव फॉर द स्काई, बेसिकली आप फिर स्काई इज़ द लिमिट, है ना. तो ये भी एक अच्छा ऐसे है. इसी से मुझे याद आता है जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, जो मैंने कैवियाट आपको दिखाया था, आपको याद हो, ये वाला डी री वाला. तो ये चीज़ ये थी, मैंने कहीं जो एक्चुअली जो मेरा इस बुक को पढ़ते हुए दिमाग में रहा, कि जो भी मिस्टेक्स होते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट्स होते हैं, दे आर वेरी गुड एट डीकंस्ट्रक्शन बट नॉट वेरी गुड एट रिकंस्ट्रक्शन. इसका क्या मतलब है? मैनी मिस्टेक्स आर गुड एट डीकंस्ट्रक्शन, मतलब जो ये पढ़ते हैं, जो हमारी कल्चरल या बायोलॉजिकल पढ़ते हैं, उनको खोलना, उनको एक्सपोज करना, उसमें कमियां बताना, ये लोग इसमें बहुत माहिर होते हैं और बहुत सही भी होते हैं. और फिर रिकंस्ट्रक्शन करना, मतलब कि अच्छा ये चीज़, ये प्रथा गलत थी, मान लीजिए ये गलत है, या हमारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है तो ये गलत है, उसको या तो री इंटरप्रेट कर देते हैं या फिर कुछ नया सोल्यूशन देते हैं. तो उसमें ये कहीं चूक जाते हैं कई बार रिकंस्ट्रक्शन के वक्त. डिकंस्ट्रक्शन इज़ वेरी ईजी. तो नॉट ईजी इन द सेंस, मतलब बट कंपेरेटिवली ईजियर दैन गिविंग अ यूनिक सोल्यूशन, अ न्यू सोल्यूशन टू इट. तो जहाँ तक अद्वैत वेदांत की बात हो गई या आचार्य प्रशांत की बात हो गई, इनके जितने भी टॉक्स होंगे, मैंने जितने भी इनको देखा है, कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सेल्फ के बारे में, ये डीकंस्ट्रक्शन तो बहुत अच्छे से करते हैं. बट जहाँ रिकंस्ट्रक्शन की बात आती है कि फिर आदमी करे क्या, वहाँ पे ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक से जाते हैं. या तो वो ऐसा कहते हैं कि या तो आपका गोल ही अनअटेनेबल होना चाहिए और आप उसके लिए सब कुछ अपना दाव पे लगा दो. आचार्य प्रशांत एक बुक का भी काफ़ी जिक्र करते थे, आयन रैंड का, द फाउंटेन हेड, है ना. उसमें भी कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर को मतलब वो दिखाया गया है कि अपने गोल्स के लिए बेसिकली आप बिल्कुल अड़े रहें उस पर, जो कि ठीक है, अच्छी बात है. बट क्या वही एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए? आई डोंट नो, है ना. तो आचार्य प्रशांत तो उसी को टी, कैपिटल टी के साथ ट्रूथ मानते हैं. तो क्या वो प्रैक्टिकल है? क्या वो सोल्यूशन रिकंस्ट्रक्शन वाली जो पॉइंट है, आई थिंक हर आदमी जब इनकी बातें सुनेगा वो कहेगा हाँ हमारी सोसाइटी में ये दिक्कतें तो हैं, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं. अच्छा उसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन पे वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं उसी पे कि भाई गीता पढ़ो, अपने सेल्फ को जानो और इस जर्नी पे आ जाओ. बेसिकली इस जर्नी पे आ जाओ. आपको शादी से दिक्कत है, आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, क्यों है? क्योंकि आप अधूरे हो, बात सही है. तो पूरा कैसे हो? आप गीता में आ जाओ. तो हर चीज़ का अल्टीमेटली वो सोल्यूशन यही देते हैं. क्या वो सोल्यूशन अल्टीमेट है? पता नहीं क्यों, बट उनको देख के या उनके फॉलोअर्स को देख के मुझे ऐसा एहसास नहीं होता है. या इवन जो अद्वैत वेदांत का लिटरेचर है, हाँ वो आपको मेंटल पीस ज़रूर दे देगा काफ़ी हद तक, बट अगेन वो जो एक्सपीरियंस है, जो स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस वो दावा करते हैं, या जितने भी अद्वैत वेदांत वाले वादा भी करते हैं, कोई गारंटी नहीं है देखिए वो एक्सपीरियंस सबको होगा या नहीं, है ना. और वही उनका गोल है कि एक अनअटेनेबल सी जर्नी है. प्रसाद के रूप में अगर वो उनको एक्सपीरियंस हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो हम चलते रहेंगे, उस जर्नी पे चलते रहेंगे और अपने को इम्प्रूव करते रहेंगे, विच इज़ अ गुड वे ऑफ लाइफ. बट क्या सबको उस पर चलना चाहिए? क्या सबको इवन ये पाथ बताने की ज़रूरत भी है?
और मतलब आप सोचिए ना कि जो आदमी उस पाथ पे नहीं चल सकता, जो उसके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, आपने उसके मिथ्स तो तोड़ दिए सारे, आपने उसके सारे बिलीफ्स तो तोड़ दिए कि तुम जिस तरीके से पूजा करते हो तुम्हारी तो मान्यता ही गलत है, तुम तो बेवकूफ़ हो, जो भी है। और फिर रिकन्स्ट्रक्शन के लिए आप जो उसको दे रहे हैं वो कोई गारंटीड पाथ है नहीं, कोई सर्टेनिटी वाला पाथ है नहीं। तो यहाँ मैं थोड़ा अजीब सा लगता है ये वाला जो पाथ है उनका कि सबको ऐसे ही होना चाहिए। उनकी जो रिगर है मैं उसकी पूरी दाद देता हूँ आचार्य प्रशांत जी की, बट क्या वो कितना प्रैक्टिकल है आई डोंट नो। तो अगेन मैं यहाँ पहले ही अपना कैविएट दे चुका हूँ गाइस, आई नो नथिंग। और दूसरा ये मैंने लिखा था AP वर्सेस ऑल, तो इसमें ये था कि मान लीजिए सब लोग या काफ़ी लोग आचार्य प्रशांत की बात से एग्री कर जाते हैं, सब लोग उनके पाथ पे चलने लगते हैं। इसमें आपको कई ऐसे लगेंगे कि वो कह रहे हैं कि भाई एक तरीके से अगर आप लव की बात भी कर रहे हो तो बेटर है कि आप उस गोल से लव करो दैन अनदर पर्सन, क्योंकि मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि कह रहे हैं कि भाई हाँ फैमिली करो, बच्चे करो। वो कह रहे हैं कि जब आप एक अनअटेनेबल गोल की तरफ जाएंगे तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी, इस पर आप ध्यान भी नहीं दोगे। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए सब के सब सन्यासी ही हो जाते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल जो इन्हीं की एक ऐसे में है, ओवरऑल फिर ये पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो ये नंबर्स गेम हो जाएगा भाई। इनकी जनरेशन 1-2 जनरेशन के बाद तो ये ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि आगे ये फैलने नहीं वाला, और बाकी जो चल रहा है पाथ वो चलता रहेगा। तो इसका मतलब मुझे ओवरऑल पॉइंट नहीं समझ में आता है कभी कभी आचार्य प्रशांत की आइडियोलॉजी का, कि बॉडी प्लेजर्स को बिल्कुल भूल जाओ या उनसे ऊपर उठो या ये सब करो। वो बात ठीक है, लेकिन समहाउ मतलब मैथमेटिकली मुझे ये सेंस नहीं बनता है या सोसाइटी वाइज, इसलिए कई लोगों को भी ये मतलब जो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम भी लगते हैं आचार्य प्रशांत। तो बट मैंने जैसा कहा कि मुझे ये पर्सनल जो उनका ये मेरा पर्सनल क्रिटिसिज्म हो सकता है, बाकी वो जो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए आई थिंक कोई धर्मगुरु नहीं करता इंडिया में, तो उसके लिए मैं उनको फुल मतलब मार्क्स दूंगा। ये वाली जो इशू है बस यहाँ पे मैं थोड़ा सिर्फ उन्हीं से नहीं सभी से, ओशो हो गए कोई भी हो गया, डीकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन की जो बात है ये मैं इस पर काफ़ी मतलब सोचता हूँ इस बारे में कि ये जो सोल्यूशन दे रहे हैं क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये सही है कि हाँ ठीक है सारे स्ट्रक्चर्स तोड़ के जब आप इस तरफ आएंगे अद्वैत वेदांत की जर्नी में तब आपको हो सकता है कोई सोल्यूशन आ जाए, क्योंकि आप जर्नी पे सही चल रहे हैं और आपको जो आएगा वो सही आएगा। एक तरीके से इनका कहना यही होता है, तो आई डोंट नो वो कितना सही है, ठीक है। तो बस ये मेरा एक असाइड था, टेंजेंट था। अब वापस आते हैं, ये 154 था। कुछ थोड़े से ऐसे बचे हैं, बाकी मैंने जैसे बताया रिडंडेंट से थे, तो या कह सकते हैं मेरी बुद्धि सीमित है उस मामले में। द वर्ल्ड शेक्स ओनली द शेकन, है ना, ये भी एक अच्छा ऐसे था। द लवर ऑफ ट्रूथ स्टैंड्स फर्म इन ट्रूथ, अदर्स ऑसिलेट बिटवीन बिलीफ एंड डाउट। तो अगेन वही चीज़ हो गई कि आप सच के साथ जुड़े हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता। मैंने ये फोल्ड शायद अलग पर्पज से किया था, क्योंकि जो ये कैपिटल T वाला ट्रूथ है अगेन मेरे लिए वो शायद एक इनके लिए एक बिलीफ ही है वो, है ना। क्या जो आचार्य प्रशांत जिस चीज़ को ट्रूथ बोलते हैं, है ना, अद्वैत वेदांत पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, गीता के अकॉर्डिंग जो ट्रूथ है क्या वो कैपिटल T ट्रूथ है, और वो कैसे कह सकते हैं, इस चीज़ का दावा वो कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ना। वो खुद ही कहते हैं आई थिंक कि ये भी एक स्पिरिचुअल साइंस है, आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ यही एक ट्रूथ है। तो आई डोंट नो, मैं कोई पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट टाइप का आदमी नहीं हूँ, बट ये बिल्कुल मतलब कॉमन सेंस ही चीज़ लगती है मेरे को कि भाई जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं उसका कहीं मुझे इफेक्ट नहीं दिखता है। मतलब उनके काम में दिखता है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी मुझे उनको ये देख के लगता है कि हाँ ये बहुत ही अनलाइटेंड आदमी है, ठीक है। मतलब आई थिंक सॉरी टू से बट ही इज़ अ वेरी गुड ओरेटर ऑफ और प्रचारक ऑफ अद्वैत वेदांत, एंड जो आज के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उसके बारे में जितना वो बोलते हैं मैं तो उनको फुल मार्क्स दे रहा हूँ। वो धर्मगुरु ना भी बने कोई बात नहीं, क्योंकि जितना क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने बोला है ना गाइस, क्लाइमेट चेंज हो गया या सोसाइटी के जो कॉमन इश्यूज़ हैं, इंस्टाग्राम पे जो भद्दी रील्स आती हैं या यूथ कहाँ मतलब वेस्ट हो रहा है वहाँ पे, उन इश्यूज़ के बारे में मतलब कोई बोलता ही नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ आचार्य प्रशांत को उन पे बोलने में बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, क्योंकि उनका आई नो कि उनका जो पैशन है वो कहीं और है। उनका पैशन है, वो खुद ही कहते हैं कि मेरे से कोई अष्टवक्र गीता के बारे में पूछे, कोई नहीं पूछता है, सब आज के फालतू इश्यूज़ के बारे में पूछते हैं। और उनकी बात बिल्कुल सही है, बट उनका पाथ पे भरोसा शायद मेरे को थोड़ा कम है। जिनको है उनको भाई बधाई हो, उनको मुबारक हो, उनके लिए बुक बहुत
शायद उतनी यूज़फुल ना भी हो, जिनको उनके बारे में पता ही है, उनके फॉलोअर्स शायद नहीं पढ़ेंगे ये बुक। तो जस्ट यही थी गाइस बुक। आई थिंक 180 एसेज हैं और वन लास्ट ऐसे गाइस, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आपका। चूज़ अ गोल यू कैन नेवर रीच, ये इनकी पूरी बुक का सार है ना। तो यू मस्ट हैव अ पर्पस सो हाई इट कैन नेवर बी फुली अटेंड। ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव सी बात है, क्योंकि कई लोग कुछ ऐसा गोल तो रखते हैं जो प्रैक्टिकली इवन कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल लगे, बट फिर भी अचीवेबल होता है ना। बट इनका पॉइंट ये है कि वो जो जर्नी है ना, द पाथ इट सेल्फ बिकम्स द डेस्टिनेशन एंड द मूवमेंट इट सेल्फ बिकम्स लिबरेशन। तो नो रिटायरमेंट, नो फाइनल विक्ट्री, करते रहो, अपने को इम्प्रूव करते रहो करते रहो करते रहो। ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है वैसे, बट अगेन वही बात है कि ये कितने लोगों के लिए प्रैक्टिकल है। या दूसरा बात जो भी है कि एक आदमी एक लेवल पे आके सेटल हो जाता है और फिर पीसफुल लाइफ जीता है, जैसे भी जी रहा है, बीवी बच्चे कर रहा है, संभाल रहा है, जैसे भी सोसाइटी को नेविगेट कर रहा है, क्या वो पाथ इतना गलत है? आई एम नॉट श्योर, है ना, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। क्योंकि ये वाला पाथ जो भी ले रहा है, ये मैं थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ चीज़ बोल रहा हूँ, जो इस बात पे चल रहे हैं, मान लीजिए गीता के उस सेंस में नहीं, मैं अद्वैत वेदांत के बारे में बात कर रहा हूँ। गीता के कई इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से तो फैमिली लाइफ वाले लोग भी चल ही रहे हैं, है ना। सब लोग कहते हैं कि हम गीता तो हमने पढ़ी है और गीता हम भी गीता के अकॉर्डिंग ही जीते हैं। बट जो आचार्य प्रशांत का जो इंटरप्रिटेशन है गीता का अद्वैत वेदांत के संदर्भ में, उस पाथ पे जितने भी लोग चल रहे हैं, आज से नहीं पहले से ही मैं कह रहा हूँ, बहुत पहले से भी, 1000 साल ले लीजिए, उन्होंने फॉर द सोसाइटी, आई डोंट नो उन्होंने क्या ऐसा दिया है जिससे कि मैं यू नो इम्प्रेस हो पाऊँ या इंस्पायर हो पाऊँ कि हाँ ये चीज़ है। क्योंकि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के अलावा उनके पास आई डोंट थिंक कुछ है। और अगेन रिकन्स्ट्रक्शन के अलावा आई डोंट थिंक वो कुछ प्रोवाइड करते हैं एडिशनल टू द सोसाइटी विच इज़ बेनिफिशियल। तो और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया, है ना, ये सब हो गया, तो उसके लिए तो कई लोग और लोग भी बात कर ही रहे हैं। तो और यहाँ पे गाइस मैंने लिखा है AP वर्सेस EM, मतलब आचार्य प्रशांत वर्सेस इलॉन मस्क। क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि दोनों का कभी कभी मुझे लगता है गोल इतना अनअचीवेबल है। इलॉन मस्क जैसे कहते हैं कि हम मार्स पे जाके बसना चाहते हैं, जो कि जब उन्होंने कहा था बहुत ही अनबिलीवेबल सा था, सब लोग जानते हैं SpaceX का जब वो हुआ था, या फिर जैसे भी वो गोल्स रखते हैं ह्यूमैनिटी के बारे में, जो उनकी सोच है इलॉन मस्क की, वो कुछ ज़्यादा ही अनबिलीवेबल लगती है कईयों को। और आचार्य प्रशांत की भी है कि मैं घर घर गीता पहुंचाना चाहता हूं, गीता का ट्रू मीनिंग पहुंचाना चाहता हूं, ऐसा उनका कहना है। जो असल मान्य है, जो असली चीज़ है, जो रियलिटी है, जो ओनली ट्रूथ है, वो मैं पहुंचाना चाहता हूं, वो आचार्य प्रशांत कहते हैं। ठीक है, तो ट्रूथफुली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि भाई इलॉन मस्क का जो गोल है वो शायद ज़्यादा रियलिस्टिक हो इन फ्यूचर, क्योंकि अद्वैत वेदांत तो चल रहा है इंडिया में आई थिंक 1000 साल से, है ना, और क्या ही उसका फ़ायदा हुआ है किसी को। मुझे नहीं, तो वही चीज़ है कि इंसान जैसा ही कहते हैं, जितना भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम अपने ईगो को नहीं हरा पाएंगे, हम ऐसे मटेरियलिस्टिक रहेंगे और धरती को तबाह कर देंगे, और होपफुली नॉट होपफुली अनफॉर्चुनेटली दूसरे प्लैनेट्स पे जाएंगे, उनको भी तबाह कर देंगे, हमारी ये ईगो हमारे साथ ही चलती रहेगी। वो मुझे ज़्यादा बिलीवेबल लगता है दैन आचार्य प्रशांत जी का गोल। तो यहाँ मैंने ये क्यों लिखा कि दोनों का ही गोल अनअचीवेबल है, और इसलिए दोनों उसको अटेन करने के लिए कितना हार्डवर्क करते हैं, वो लगे हुए हैं अपने गोल्स में। आचार्य प्रशांत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अवेयरनेस के मामले में, मैं कह रहा हूँ। अद्वैत वेदांत के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ ऑब्वियसली, बट अवेयरनेस जो है उसमें वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तभी कर सकता है आदमी जब वो उसका गोल जो है वो उसको अचीव करने के लिए बहुत इंस्पायर्ड हो, बहुत पैशनेट हो, और वही इलॉन मस्क भी कर रहे हैं। एक दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, एक उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ मैं ये आई थिंक बुक का रिव्यू ख़त्म करूँगा। आप भी ये बुक पढ़ सकते हैं, हालांकि आपने शायद इस रिव्यू के साथ आधी बुक मेरे साथ पढ़ ही ली है। तो बताइए गाइस कैसी लगी ये बुक, कैसा लगा ये रिव्यू, और क्या ये किसी काम का था या नहीं। आप अपने लिए भी ये बुक ख़रीद के उसको पढ़िए, उसको यू नो कॉन्वर्सेशन कीजिए जैसे मैं करता हूँ बुक्स के साथ, कि अच्छा ये चीज़ मुझे ठीक लगी नहीं लगी। हो सकता है कई टाइम बाद मुझे ये बुक का ट्रू मीनिंग समझ में आ भी जाए। ठीक है, तो और थैंक यू, बाय।